लोग आ गए एक नए वीडियो पे। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का मैं जो वीडियो लाया हूँ इसे एग्ज़ाम में आना क्वेश्चन तय है। मतलब मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि 2 नंबरिया आज ही के मैं जो बताऊँगा उसी में से रहेंगे, और 5 नंबर वाला भी एक एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। मतलब आज का जो वीडियो होने वाला है वो सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। मतलब इससे एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, तो इसलिए आप वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा। आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो वॉच करिएगा, तो आपको 70 में 70 लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा और आप बेहतर से बेहतर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को इग्नोर नहीं करेंगे, पूरा वॉच करके वीडियो जाएंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो 86 नंबर क्वेश्चन क्या ध्यान रखा है कि सहगलनता क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लिंकेज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 या 2 से अधिक जीन की वह प्रवृत्ति जिससे वो ओरिजिनल पीढ़ी वह जिससे वो अनेकों पीढ़ियों तक साथ साथ ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। फिर से मैं बोलूँ, 2 या 2 से अधिक जीन की वह प्रवृत्ति जिससे वह अनेकों पीढ़ी तक साथ साथ अपने ओरिजिनल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उसको लिंकेज बोलते हैं या सहगलनता बोलते हैं। मतलब कोई जीन हो वो जो अपने ओरिजिनल रूप में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाए, मतलब मेरे से मेरे बेटे में जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहगलनता बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और इस सहगलनता शब्द को कौन दिया था, तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन, ध्यान रख लीजिएगा कि सहगलनता शब्द एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देता है कि सहगलनता शब्द आखिर कौन दिया था, तो कौन दिए थे, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन दिए थे, इस बात को याद रख लेंगे कि सहगलनता शब्द को कौन दिया था, टी.एच. मॉर्गन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुविकल्पता क्या है, इसी को बोलते हैं बहु एलील। तो किसी जीव में जब कोई लक्षण 2 या 2 से अधिक एलील क्या करें, नियंत्रित करे, उसको हम लोग बहुविकल्पता या बहु एलील बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुविकल्पता या बहु एलील बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, इसके प्रकारों को परिभाषित करिए। तो देखिए, जब किसी जीव के जीनोटाइप में होने वाले अचानक परिवर्तन जिससे उसके फिनोटाइप में क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए। मतलब मान के चलिए कि हाँ, हम लोग के शरीर में उड़ने वाला ऐसा कुछ पंख नहीं है। मान के चलिए कि अगली पीढ़ी हम लोग के ऐसी आ जाए जो उड़ने वाली आ जाए, तो अचानक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। मतलब अभी जो है मानव जितने भी उड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन अगले मानव में कोई ऐसा आ जाए, मेरा लड़का ही आ जाए जो कि उड़ने वाला आ जाए, तो उसमें अचानक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्परिवर्तन। जिससे उसके जीनोटाइप में कोई परिवर्तन होगा, जिससे उसके फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाएगा। ये सब अचानक होता है, धीरे धीरे नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। ध्यान रख लेंगे। और उत्परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, एक जीन उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है। दे रखा है, जब उत्परिवर्तन की घटना क्रोमोसोम की संख्या या उसके संरचना में कोई परिवर्तन के कारण होता है। मतलब मान के चलिए किसी गुणसूत्र में कोई संख्या परिवर्तन हो गया या संरचना परिवर्तन हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन, या इसी को बोलते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अगला है जीन उत्परिवर्तन। जब किसी जीन के संरचना में कोई परिवर्तन आ जाए जिसके कारण जो उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन। बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों याद रखें कि जीन की संख्या में कोई गड़बड़ी होगा और जो उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा उसको हम लोग जीन उत्परिवर्तन। और जब गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन होगा जिसके कारण उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन। और कुछ बात याद रख लेंगे कि उत्परिवर्तन के बारे में बताए कौन था, तो उत्परिवर्तन के बारे में बताए थे हुगो डी ब्रिज। कौन बताए थे, हुगो डी ब्रिज। और कब बताए थे, 1901 ईस्वी में। बिल्कुल भूलना नहीं है कि ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन के बारे में कब बताए थे, 1901 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिसका क्वेश्चन है, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण में अंतर स्पष्ट करिए। तो एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। देखिए, एक संकर संकरण में क्या होता है, मैं इसमें एक जोड़े लक्षण को लेकर क्या किया जाता है, अध्ययन, और इसमें 2 जोड़े लक्षणों को लेकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसका फिनोटाइप कितना होता है, 3.1, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका होता है, लिख देता हूँ इधर, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा। एक संकर संकरण के लिए
फिनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 3:1। और द्विसंकर के लिए पूछ देगा तो 9:3:3:1, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, इसका जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1, भूलना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन है जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट करिए। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट करिए, जिसमें इधर दिया है फिनोटाइप और इधर दिया है जीनोटाइप। तो देखिए, किसी जीव की बनावट जिसके द्वारा उसकी पहचान नहीं की जा सकती, मतलब हमने शरीर की संरचना, मतलब शरीर की ऐसी व्यवस्था, मतलब शरीर के अंदर की व्यवस्था, शरीर के अंदर की व्यवस्था से हम थोड़े ना किसी की पहचान कर सकते हैं। तो शरीर के अंदर की बनावट जिसके कारण लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, ध्यान रखिए, हमारे शरीर के अंदर की बनावट, उसी को हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं, जिसे पहचान नहीं कर पाएंगे। और शरीर की बाहर की बनावट जिसे हम किसी भी जीव की क्या कर लेते हैं, पहचान, उसको फिनोटाइप कहते हैं। किसी जीव के बाहरी लक्षण को देखकर उसकी क्या कर लेना, पहचान कर लेना। मतलब मेरे को आप कहीं भी देखेंगे तो पहचान सकते हैं। और शरीर के अंदर की व्यवस्था कोई देखता है जी, नहीं देखता है, और उसके कारण लक्षण उत्पन्न नहीं होता है, तो उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप मतलब बाहरी लक्षण को देख के क्या कर जाना, पहचान जाना, ही क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी एलील क्या है। इसमें एलील नहीं दिया है, ये समयुग्मजी एलील क्या है और विषमयुग्मजी एलील क्या है। तो एक जीन को बनाने वाले जब दोनों एलील क्या होते हैं, समान होते हैं, जैसे में टीटी हो गया, ये दोनों एक समान है। ये देखिए, ये वाला दोनों एक समान है, ये दोनों एक समान है, मतलब दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल, उसको हम लोग बोलेंगे समयुग्मजी। अगर यही अलग अलग रहे, जैसे में एक कैपिटल रहे और एक स्मॉल रहे, एक कैपिटल रहे एक स्मॉल रहे, जब एक जीन को बनाने वाले जब दोनों एलील अलग अलग होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे विषमयुग्मजी। क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजी। और समयुग्मजी जब समान रहेंगे उसको समयुग्मजी, और जब अलग अलग रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, विषमयुग्मजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्वप्रभाविता क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वप्रभाविता क्या है। तो देखिए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब कोई एलील प्रभावी तथा अप्रभावी, प्रभावी तथा अप्रभावी, देखिए प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण को प्रकट नहीं करता है, और इसके साथ साथ दोनों ही लक्षण एक ही साथ प्रकट करने लगता है। मतलब होने में कहना ये चाहता हूँ कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों एक ही साथ लक्षण दिखा दें। जैसे में हो गया, जैसे में गाय होती है ना, जिसमें कलर होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग इसका याद कर लीजिएगा, त्वचा का रंग, त्वचा का रंग जो है वो देखते हैं, उसमें वाइट भी रहता है, ब्लैक भी रहता है, रेड भी रहता है, मतलब दोनों लक्षण आ जाते हैं। मतलब केवल प्रभावी ही नहीं आएगा, केवल अप्रभावी नहीं आएगा, दोनों आ जाएंगे। ये दोनों लक्षण एक ही साथ आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वप्रभाविता बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब किसी जीव में प्रभावी और अप्रभावी लक्षण नहीं दिखा के दोनों लक्षण एक ही साथ दिखा दे, मतलब प्रभावी भी दिखा दे और अप्रभावी भी दिखा दे, उसको हम लोग स्वप्रभाविता बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना बिल्कुल नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अपूर्ण प्रभाविता क्या है। तो देखिए, मेंडल बोले थे कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण आते हैं। F1 पीढ़ी में क्या आते हैं, केवल प्रभावी गुण आते हैं। ये कौन बोले थे, मेंडल बोले थे। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या देखा गया कि F1 पीढ़ी में प्रभावी गुण नहीं आया। समझ रहे हैं, प्रभावी गुण नहीं है, कुछ अलग गुण आ गया, जिससे मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मैंने और सफ़ेद को ले लिया है TT, यहाँ से गेमिट बना T और यहाँ से बना T, और दोनों आपस में फ्यूज किए तो बनाया T और T। तो ये जो है ये गुलाबी बन गया था, इसको लाल माना गया था और इसको वाइट माना गया था। तो ये कैसा रंग बन गया था, गुलाबी। जब हम लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प को लेकर क्रॉस कराए थे तो ये कैसा बन गया था, गुलाबी बन गया था। मतलब बिल्कुल डिफरेंट, नहीं ये आया नहीं ये आया, बन गया कैसा, गुलाबी। तो इसलिए इसको हम लोग अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। मतलब मेंडल क्या बोले थे, देखिए मेंडल बोले थे कि प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ जीवों में F1 पीढ़ी अपने पेरेंट से बिल्कुल भिन्न होते हैं। मतलब क्या, ना लाले आए
और ना व्हाइट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। अब 4 o'clock इसका एग्जाम्पल होता है पौधा, ध्यान रख लेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं और समझते हैं। देखिए, ये नर है और ये मादा है। तो मैं नर में बात कर लूँ, गुणसूत्र 46 होता है, एक होता है 44 XY, और इसमें मादा में होता है 44 XX। मतलब यहाँ से 2 गैमेट बनता है, 22 + X और 22 + Y, और मादा जो होती है उनमें बनता है 22 + X। समझ रहे हैं, यहाँ से एक ही बनता है, इसलिए क्योंकि अगर दोबारा बनाएंगे तो सेम ऐसा ही बन जाएगा, तो फिर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए याद रखेंगे कि नर में 2 प्रकार की युग्मक बनता है और मादा में 1 प्रकार का युग्मक बनता है। तो देखिए, जब आपस में फ्यूज होता है ये 22X और ये 22 + X, तो यहाँ पे लड़की बन गया, और 22 + Y ये 22 + X, तो 44 XY बन गया, मतलब Y बन गया, लड़का बन गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखो, डिसाइड कौन कर रहा है, लड़का और लड़की का। इसमें तो एक ही गेमिट है और इसमें क्या है, 2 है। तो लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है, नर या मादा? तो आप लोग को दिखाई दे रहा है नर कर रहा है, मतलब नर में ही है Y ना, जिसके कारण यहाँ आ रहा है तो लड़का हो रहा है। अगर इसमें से X आ रहा है तो क्या हो रहा है, लड़की हो रहा है। मतलब डिसाइड कौन कर रहा है, नर कर रहा है। और ध्यान से देखिए कि इसमें गुणसूत्र में XY है, मतलब हेटेरोजाइगस है, और इसमें क्या है, होमोजाइगस है। याद रखेंगे, तो नर हेटेरोजाइगस है और ये 2 प्रकार के युग्मक बना रहा है, और यही लिंग का निर्धारण कर रहा है, और इसमें 1 प्रकार के युग्मक बन रहा है। तो वही आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए दिया क्या है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण नर हेटेरोजाइगस लिंग गुणसूत्र की जोड़ी XY द्वारा होता है। अभी दिखाए हम कि नर का जो लिंग का निर्धारण होगा वो नर हेटेरोजाइगस से XY द्वारा होगा। अगर X जाएगा तो लड़की होगी और Y जाएगा तो क्या होगा, लड़का। और इसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा, जिसमें से 22 जोड़ा को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं और 23वें जोड़ा को क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में XX तथा नर में क्या होता है, XY। अब मनुष्य के नर में 2 प्रकार के युग्मक बनते अभी दिखाए थे, और मादा में 1 प्रकार के युग्मक बनते हैं। यही है लिंग निर्धारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना होगा और ये तो आप लोग को बनाना ही होगा, जिससे 5 नंबर आपको क्या मिलेंगे। एग्जाम में पूछ देता है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है, नर की मादा। तो आप लोग ध्यान रख लें, कौन करता है, नर करता है, मादा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, वंशावली विश्लेषण क्या है, यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है? तो देखिए, वैसा विश्लेषण जो 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों में पाए जाने वाले आनुवंशिक गुणों के वंशागति का चित्र द्वारा क्या कर दे, प्रदर्शन कर दे। मतलब बीमारी है कि नहीं, ये सब प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी को बताता है, उसको क्या बोलते हैं, वंशावली विश्लेषण। ये एग्जाम में आने के चांसेस इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको छोड़ेंगे नहीं। इसका उपयोग क्या है कि वंशावली विश्लेषण क्रोमोसोम एवं जीन के स्तर पर परिवर्तन होने वाली बीमारियों को बताता है। ठीक है, याद रखें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जितने ही बताए हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अगला देखिए क्वेश्चन है, क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में तुलना करिए। क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में क्या करना है, तुलना। तो जीन और क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और दोनों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि जीन और क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं, और जीन और क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होते हैं, जाते हैं। तीसरा याद रखना है, जीन और क्रोमोसोम एक क्रम में सजे होते हैं, और क्या, जीन एवं क्रोमोसोम पृथक्करण के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले हम लोग कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। आप लोग बड़े ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे और इसको याद कर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।